13 अप्रैल 1919। अमृतसर का मौसम कुछ शांत था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी घबराहट तैर रही थी। बैसाखी का दिन था और हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने, कुछ रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने, और कुछ तो सिर्फ इस खुले मैदान की ठंडी जमीन पर 2 पल की राहत के लिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज की तारीख सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं रहेगी, बल्कि इतिहास की सबसे काली स्याही से लिखी जाने वाली एक खूनी दास्तान बन जाएगी। शाम के करीब 5 बजे एक तंग गली से ब्रिटिश फौज का एक जत्था अंदर घुसता है। सामने से जनरल रेजिनाल्ड डायर, उसका चेहरा पत्थर की तरह भावशून्य, और उसके पीछे चल रहे 90 सिपाही। कुछ ही पलों में वो हजारों की भीड़ एक शिकार बन जाएगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उकसावे के आदेश मिलता है, फायर। और फिर जो हुआ वो ना इतिहास ने पहले देखा था, ना इंसानियत ने। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, 1650 गोलियां, और हर गोली एक बेगुनाह सीने को चीरती चली गई। लोग भागना चाहते थे, लेकिन भागते कहां? जलियांवाला बाग की चारों ओर ऊंची दीवारें और सिर्फ एक तंग निकास। वहां भी फौज खड़ी थी। कई लोग गोलियों से नहीं मरे, बल्कि भगदड़ में कुचले गए। कुछ उस कुएं में कूद गए जो आज भी वहीं खड़ा है, सैकड़ों आत्माओं की मूक चीखों का गवाह बनकर। लेकिन सवाल यह है कि ये सब क्यों हुआ? जनरल डायर को किस बात का डर था? क्या वो सिर्फ एक आदेश पालक था, या एक मानसिक रूप से बीमार दरिंदा? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये सब हो रहा था, तब भारत सरकार में बैठा एक भारतीय, एक साहब, चुप क्यों था? या शायद वो चुप नहीं था, उसका विरोध इतना तीखा था कि इतिहास ने भी उसे मिटा देने की कोशिश की। उसका नाम था सर चेटूर शंकरन नायर। कौन था ये आदमी, और क्या था उसका वो कदम जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी? इंतजार कीजिए, क्योंकि ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। जब जलियांवाला बाग की जमीन से धुएं और लहू की बू उड़ रही थी, तब लंदन और दिल्ली के बीच के टेलीग्राम धधक रहे थे। एक तरफ जनरल डायर की रिपोर्ट, मैंने एक संभावित विद्रोह को कुचल दिया, और दूसरी तरफ भारत की जनता का उबाल, जो ब्रिटिश सत्ता की नींव को झकझोर रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक नाम था जो न अखबारों में था, न इतिहास की ऊपरी परतों में, लेकिन वो नाम था इस पूरी गाथा का सबसे गहरा जख्म और सबसे ताकतवर प्रतिरोध। उनका नाम था सर चेटूर शंकरन नायर, एक दक्षिण भारतीय वकील, एक कट्टर राष्ट्रवादी, और उस समय ब्रिटिश भारत की सबसे ऊंची सत्ता, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य। इतिहास के इस मोड़ पर उनकी मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक नियति थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को बचाने के लिए एक नकली जांच आयोग, हंटर कमीशन, बनाया, तो शंकरन नायर को उम्मीद थी कि कम से कम इस जांच के माध्यम से न्याय मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट तैयार हुई, उन्हें साफ हो गया कि ये आयोग सिर्फ दिखावे का खेल था। जनरल डायर को माफी नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर शाबाशी दी जा रही थी, क्योंकि उसने भारतीयों को सबक सिखाया था। ये बात शंकरन नायर के जमीर को चीर गई, और फिर उन्होंने किया कुछ ऐसा जो शायद ही उस दौर में कोई और कर पाता। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के सबसे ऊंचे ओहदे से इस्तीफा और दे दिया। ये कोई साधारण इस्तीफा नहीं था, ये उस महल के दरवाजे पर पत्थर फेंकने जैसा था जहां से दमन के आदेश निकलते थे। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो आज भी सत्ता की दीवारों पर खरोंच बनकर जमे हुए, मैं उस शासन का हिस्सा नहीं बन सकता जिसकी नींव निर्दोषों के खून पर रखी गई हो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। शंकरन नायर अब उस आग को अपने शब्दों में ढालने वाले थे जिससे ब्रिटिश हुकूमत के कागज जलने वाले थे। पर क्या ब्रिटिश सत्ता उसे चुप रहने देगी? क्या उनके इस कदम का कोई असर पड़ा? और सबसे अहम, क्यों एक ऐसा आदमी जो खुद अंग्रेजों के बनाए सिस्टम का हिस्सा था, अपनी ही गद्दी को ठोकर मार बैठा? अगला हिस्सा खोलेगा वो रहस्य जिसे अब तक सिर्फ चुप्पी ने छुपा रखा था। सत्ता से इस्तीफा सिया देना ये एक बात होती है, लेकिन उस सत्ता की पोल खोलना, उसके चेहरे से मुखौटा उतारना, ये वो दुस्साहस था जो सिर्फ एक जला हुआ दिल और जागा हुआ जमीर ही कर सकता था। सर शंकरन नायर चुप नहीं बैठे। उन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए उस सिंहासन से उतरने के बाद जो किया, उसने ब्रितानी हुकूमत की नींव में दरारें डाल दी। 1922 में उन्होंने एक किताब लिखी, गांधी और अनारकी। नाम भले ही गांधी पर था, लेकिन हर पन्ना ब्रिटिश राज के पाखंड और दमनकारी नीतियों की चीरफाड़ करता गया। इस किताब में शंकरन नायर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक सुनियोजित नरसंहार बताया। उन्होंने लिखा कि जनरल डायर अकेला दोषी नहीं था, बल्कि पूरी सरकार, पूरे प्रशासन और खुद वायसरॉय तक ने इस हत्या को शांति स्थापना के नाम पर सही ठहराया।
लेकिन इससे भी ज्यादा विस्फोटक थी वो बात जो किताब के भीतर छुपी थी। एक अंदरूनी गवाही, एक ऐसी सच्चाई जिसे ब्रिटिश सरकार दुनिया के सामने आने देना नहीं चाहती थी। किताब में शंकरन नायर ने हंटर कमीशन की भ्रष्ट प्रक्रियाओं का पर्दाफाश किया और बताया कि किस तरह जनरल डायर को नायक की तरह पेश किया जा रहा था। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि अगर यही है ब्रिटिश इंसाफ, तो फिर हम गुलामी के सबसे अंधेरे युग में जी रहे हैं। किताब छपते ही लंदन की दीवारों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक आग लग गई। ब्रिटिश सरकार बौखला उठी। शंकरन नायर पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया, लेकिन नायर झुके नहीं, बल्कि अदालत में उन्होंने वो सब कहा जो किताब में नहीं था, और हर शब्द ब्रिटिश सत्ता को नंगा करता गया। लेकिन इस सब के बीच एक और सवाल उठता है, आखिर जनरल डायर ने इतना क्रूर कदम क्यों उठाया? क्या उसे किसी विद्रोह का डर था, या फिर यह सिर्फ एक सज्जा थी, भारतीयों को सबक सिखाने की साजिश? अब कहानी लौटेगी अमृतसर की उन्हीं गलियों में जहां जलियांवाला बाग के अंदर कुछ और भी हुआ था, जो जनरल डायर के दिमाग को हिला गया था। अगला हिस्सा खोलेगा वो रहस्य जिसे आज तक सिर्फ एक सैन्य रिपोर्ट में दबाकर रख दिया गया। जनरल डायर ने गोलियां क्यों चलवाई? क्या वो पागल था? क्या उसे भीड़ से इतना डर था कि उसने बच्चों और बूढ़ों तक पर गोली चलवा दी? या फिर यह सब पहले से तय था? ये सवाल आज भी इतिहास की दीवारों में गूंजता है। जलियांवाला बाग की घटना अचानक नहीं हुई थी। ये एक चेतावनी थी, एक संदेश था पूरे भारत को, खासकर पंजाब को। और ये सब शुरू हुआ था एक काले कानून से, रोलाट एक्ट, जिसे बिना किसी मुकदमे, बिना किसी सुनवाई के लोगों को जेल में डालने की इजाजत मिल गई थी। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, लेकिन पंजाब में इसकी आग सबसे ज्यादा तेज थी। अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, हर जगह अंग्रेजी राज के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मगर अंग्रेजों को यह शांति नहीं दिख रही थी। उन्हें दिख रहा था एक डरावना सपना, 1957 की बगावत। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्टों में लिखा गया कि पंजाब विद्रोह की ओर बढ़ रहा है, और इस डर ने अंग्रेजों को दमन की रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया। अमृतसर में 2 राष्ट्रवादी नेताओं, टिडोके, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, को बिना वजह गिरफ्तार किया गया। जब जनता शांतिपूर्वक उनके समर्थन में जुटी, तब अंग्रेजों ने पहले लाठीचार्ज कराया, फिर गोलियां चली। उसी दिन कई अंग्रेज मारे गए, और यह बना जनरल डायर के एक्शन प्लान का आधार। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इन पर इतनी जोर की मार करो कि ये दोबारा सिर न उठा सकें। डायर को आदेश नहीं मिला था, उसने खुद फैसला लिया। उसने बाग का नक्शा देखा, पता किया कि वहां भीड़ जमा होती है और सिर्फ एक संकरा रास्ता है, और फिर उसने तय किया, यहीं मारो ताकि कोई भाग ही ना सके। ये कोई क्रोध में लिया गया फैसला नहीं था, यह स्ट्रैटेजिक टेररिज्म था। वो चाहता था कि पूरा पंजाब कांप जाए। डायर ने खुद कहा था, आई डिड इट टू पनिश देम, नॉट टू डिस्पर्स। आई वांटेड देम टू फील टेरर। अब सवाल उठता है, क्या सरकार को इसकी भनक नहीं थी, या क्या यह सब एक अंदरूनी सहमति के तहत हुआ? और जब शंकरन नायर ने यह सब जान लिया, तब उनके अंदर क्या उबाल उठा? अगला हिस्सा खोलेगा वो दस्तावेज जो डायर की मानसिकता से भी ज्यादा खतरनाक था। हंटर कमीशन की वो रिपोर्ट जो न्याय की जगह एक पर्दा बन गई थी। एक तरफ लाशें थीं, दूसरी तरफ तर्क। एक तरफ चीखें थीं, दूसरी तरफ चुप्पी। जलियांवाला बाग की उस शाम के बाद अंग्रेजी सत्ता ने एक चाल चली। एक जांच आयोग बनाया गया, हंटर कमीशन। कहा गया कि दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन हकीकत यह थी कि यह आयोग नहीं, एक पर्दा था। एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे डायर को बचाया जाना था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जनरल डायर ने अपनी गवाही में खुद को निर्दोष नहीं बल्कि गर्वित बताया। आयोग के सामने जब डायर पेश हुआ तो किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह। उसने कहा, मैंने वहां गोली इसलिए नहीं चलाई कि लोग भाग जाएं, मैंने चलाई ताकि वो सबक सीखें। आयोग के सदस्य हैरान थे। डायर ने साफ कहा कि अगर उसके पास और गोलियां होती तो वो और मारता। उसने माना कि भीड़ निहत्थी थी, लेकिन फिर भी उसने गोली चलाई, क्योंकि उसके मुताबिक भारतीय सिर्फ डर से समझते हैं। अब कल्पना कीजिए उस मानसिकता की जो एक खुले बाग में फंसे हजारों लोगों को सिर्फ इसलिए मारती है क्योंकि वो प्रशासन को चुनौती दे सकते हैं। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह भविष्य की चेतावनी थी। डायर एक सिपाही नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य का असली चेहरा था।
एक ऐसा चेहरा जो न्याय की पोशाक में आतंक पहने बैठा था। लेकिन कमीशन ने क्या किया? उन्होंने डायर को केवल एरर इन जजमेंट का दोषी बताया, यानी एक छोटी सी गलती, और इसके बाद उसे चुपचाप पद से हटा दिया गया, लेकिन सम्मान सहित। जब वो इंग्लैंड लौटा तो जनता ने उसका स्वागत किया। उसे द सेवियर ऑफ पंजाब कहा गया। लाखों पाउंड उसके लिए चंदे में इकट्ठे किए गए। एक पत्रिका ने लिखा, ही प्रिजर्व्ड द एम्पायर। अब सोचिए, अगर जनरल डायर की यह गवाही खुलकर सामने नहीं आती तो क्या कोई जान पाता कि यह सब एक सोची समझी रणनीति थी? और अब आप समझ सकते हैं कि शंकरन नायर क्यों बौखलाए थे। जब उन्होंने ये गवाही पढ़ी तो उनका खून खौल उठा। उनके लिए ये अब सिर्फ एक इस्तीफे का मुद्दा नहीं रहा, ये एक युद्ध बन गया था सत्य और सत्ता के बीच। और इसलिए उन्होंने न सिर्फ किताब लिखी बल्कि अदालत में जनरल डायर और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सच को हथियार बना दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सिर्फ गोलियां नहीं चली थीं, वहां कुछ और भी हुआ था जो आज तक इतिहास की किताबों में दबा हुआ है। आमतौर पर इस घटना के बारे में बात करते वक्त हम सिर्फ गोलियों और हत्याओं को ही याद करते हैं, लेकिन असल में वहां चश्मदीदों की दास्तानें भी मौजूद हैं, जिनकी गवाही कभी नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें डर था कि वो बोलेंगे तो उनका अंजाम क्या होगा। जो जिंदा बच गए उनकी आवाज कभी उठ नहीं पाई, और जिनकी आवाजें उठने की कोशिश की उन्हें या तो चुप करवा दिया गया या फिर डर के साये में जीने पर मजबूर कर दिया गया। जलियांवाला बाग में गोलियां चलने के बाद एक कुआं था जो अब तक गवाह बना हुआ है। वो कुआं जहां कई लोग गोलियों से नहीं बल्कि डर और भगदड़ के कारण मरे। उस कुएं में 120 से ज्यादा लोग गिरकर जान गंवा बैठे थे। ये वे लोग थे जो भागने के लिए जमीन पर लुढ़कते हुए उस छोटे से रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जिनका भाग्य उन्हें उस कुएं में खींच ले गया। कुएं के पास खून से सनी लाशों का एक खौफनाक दृश्य था। जो लोग बचकर भागने में सफल हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कैसे गोलियों से बचे हुए लोग, जिनकी हड्डियां तक टूट चुकी थीं, एक दूसरे के ऊपर गिरकर मरे। ये दर्दनाक दृश्य तब तक किसी के जहन से बाहर नहीं जा सका था। और फिर था वो चश्मदीद गवाह, अजनाला का एक स्कूल शिक्षक जिसका नाम था हैरी जैक्सन। उसने बताया कि कैसे गोलियां चलने के बाद एक महिला के शरीर में 3 गोलियां लगने के बावजूद वह महिला फिर भी अपने बच्चे को अपनी बाहों में थामे हुई थी, और हर बार जब वो गिरती फिर से उठकर खड़ी हो जाती। उसने ये भी बताया कि वो गोलियां सिर्फ शरीर में नहीं आत्मा में भी लग रही थीं, लेकिन इन सब की गवाही को दबा दिया गया। ब्रिटिश सत्ता ने हर उस गवाह को चुप करवा दिया जो जलियांवाला बाग के बारे में सच्चाई जानता था, क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ जाती तो सम्राट और उसकी सेना का असली चेहरा सामने आ जाता। ब्रिटिश राज ने हाँ न्याय का दावा किया, लेकिन असल में वो खौफ का शासन था जो चुप्पी और डर से अपने ही शासन को चलाता था। ये थी उस समय की सबसे खतरनाक सच्चाई, जिसे सिर्फ एक किताब और एक आवाज ने उघाड़ा, और उस आवाज का नाम था शंकरन नायर। जब नायर ने हंटर कमीशन को देखा और उसमें छिपी सच्चाई को जाना तो वह भी बौखला गए थे। उन्होंने इसे ब्रिटिश साम्राज्य की साजिश और सत्ता का पाखंड बताया, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इस कहानी के कुछ और राज सामने आने वाले थे। वो सच्चाइयां जिन्हें सरकार ने जानबूझकर दबा दिया था।